आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में आज की जो विषय वस्तु है वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और उनके समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं। साथियों, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल वो वारेन हेस्टिंग है और वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 से 1785 के बीच यानी 11 वर्ष का कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति जो होती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इसके समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं उनमें पहली बार तो एक राजस्व परिषद का गठन, वारेन हेस्टिंग के काल में राजस्व परिषद का गठन हुआ। इसके पश्चात जो है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इल्जा इम्पटे थे और उनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो थे चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर। चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्राविधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई और प्रथम मुख्य न्यायाधीश इल्जा इम्पटे और उनके सहयोग के लिए 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर नियुक्त किए गए। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज का जनक है वारेन हेस्टिंग भारत में, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ में कुछ जो महत्वपूर्ण जो है कार्य हुए थे उनमें जैसे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। इस संस्था का उद्देश्य था भारत में जो भी कलात्मक गतिविधियां हैं उनका विलेखीकरण करना। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसी के काल में पहली बार एक अंग्रेज विद्वान थे विली विलिकन्स ने गीता और एक अन्य कृति हितो उपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा उपयोगी हैं वो वारेन हेस्टिंग्स के समय महत्वपूर्ण है कि राजस्व परिषद, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इसके काल में हुई। इसी के काल में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में पहला स्थापित किया गया जिसका मुख्य न्यायाधीश इल्जा इम्पटे था। इसी के समय 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और विली विलिकन्स जो एक अंग्रेज विद्वान थे उन्होंने पहली बार गीता एवं हितोपदेश का अनुवाद वो अंग्रेजी में किया था। एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है साथियों कि इसके काल में चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत था, गतिविधियां बहुत थी, तो जब ये वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल के पद से मुक्त होकर के ब्रिटेन गया तो वहां पर ब्रिटिश संसद में एक जो है एडमंड बर्क संसद सदस्य थे, वो राजनीतिक चिंतक भी थे। एडमंड बर्क ने जो है एकमात्र गवर्नर जनरल है ये भारतीय इतिहास में वारेन हेस्टिंग, जिसके विरुद्ध एडमंड बर्क के प्रस्ताव पर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग का सामना करने वाला एकमात्र गवर्नर जनरल
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। यद्यपि ये जो है संसद में पारित नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था और उसके विरुद्ध चलाया भी गया था। एडमंड बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा, नेवला और झूठा बैलों का सरदार तक कहा था, अन्याय का मुखिया आदि जैसी संज्ञाएं भी दी थी। यानी ये इसके विरुद्ध जब ब्रिटिश संसद ने महाभियोग चलाया तो वहां पर बहस में जब एडमंड बर्क को, चूंकि वो राजनीतिक चिंतक भी थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे, तो उन्होंने इस पर अनेक आरोप लगाए थे। अब आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो है 1786 से 1799 तक रहा, 93 तक रहा, और इसके समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन्हें समझ लेना जरूरी है। इसमें जो है, चूंकि उस समय उत्तरी अमेरिका पर अंग्रेज शासन कर रहे थे और वहां पर उत्तरी अमेरिका में इसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव स्थापित की थी। और जब ये भारत आया तो इसने देखा था कि भारत में जब इसने अनुभव किया कि यहाँ गवर्नर जनरल जो है महत्वपूर्ण निर्णय क्यों नहीं ले पाता, तो उसमें ये निष्कर्ष पर ये पहुंचा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चूंकि 4 सदस्य थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो प्राविधान थे उसके तहत, तो उसमें क्या होता था कि कभी कभी पक्ष और विपक्ष में 2-2 सदस्य हो जाते थे और एक गत्यावरोध उत्पन्न हो जाता था। इस गत्यावरोध के चलते महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए जा सकते थे। तो ऐसे में इसने शर्त रखा था कि वह भारत के गवर्नर जनरल का पद तभी संभालेगा जब जो है वो सदस्य संख्या जो है वो 4 से घटा करके 3 कर दी जाएगी। तो ये जो है एक पहला तथ्य यही है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी यानी कार्यकारिणी थी, उसमें जो सदस्य संख्या अभी तक 4 थी उसे घटा करके 3 कर दिया गया। साथ में जो एक महत्वपूर्ण इसने निर्णय लिया था कॉर्नवालिस ने, जैसे ही जो है ये पद पर आया तो 1789 में इसने दासों के व्यापार, पहले जो है ये चूंकि मानव दुर्व्यापार, दासों का व्यापार होता था, गुलामों का व्यापार होता था, वो दिल्ली सल्तनत हो या चाहे मुगल साम्राज्य हो, तो 1789 में इसने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी, व्यापार पर रोक लगा दिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय एक और महत्वपूर्ण घटना ये कि इसने जो है जो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो जमींदारी प्रथा थी भारत में, यानी भू लगान वसूलने के जो 3 व्यवस्थाएं थी, जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, तो जो जमींदारी प्रथा थी उसमें इसने एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट इसको कहा जाता है। और इसके तहत उसने जो बिचौलिए के रूप में वो जो है जमींदारों को नियुक्त कर रखा था, जो सरकार और जो है कृषकों यानी काश्तकारों के बीच वो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे, उनमें ये व्यवस्था लागू कर दी कि जो है जितना भी वो वसूलेंगे भू राजस्व, उसका 10/11 भाग तो वो जाएगा राजकोष में, सरकारी राजकोष में, और 1/11 भाग वो जो है लगान वसूली के एवज में जमींदार स्वयं अपने पास रख लेंगे। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी। यद्यपि इससे जो है कृषकों का शोषण और बढ़ गया,
क्योंकि ये जो जमींदार होते थे वो लगान की दरों को बढ़ाते रहते थे, और जिससे कि 1/11 भाग भी उनके लिए पर्याप्त हो। लगान की दरों को निरंतर बढ़ाया करते थे कि भाई 10/11 भाग राजकोष में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 1/11 भाग बचे वो पर्याप्त हो, इसलिए उनका निरंतर जो है वो जो है वसूला, मतलब दर जो राजस्व की थी, भू राजस्व की, वो निरंतर बढ़ाते जा रहे थे ताकि 1/11 भाग भी पर्याप्त हो। कभी कभी क्या होता था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जमींदार, जिनका जो है कृषकों की समस्याओं के प्रति एक संवेदना होती थी, वो कभी कभी सरकार की मांगों को नहीं पूरा कर पाते थे, तो ऐसे में सरकार बेदखल कर देती थी इन जमींदारों को और नए जमींदारों को नियुक्त कर दिया जाता था, शहरी जमींदार, जिनका कोई संवेदना नहीं थी कृषकों से। वो जो है फसल तैयारी के समय वो लठैतों के साथ आते थे और वो जो है अधिकतम वसूलने का प्रयास करते थे। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि इससे जो है कृषकों का शोषण और बढ़ गया और जो है वो नए शहरी जमींदार आ गए जिनका कोई लगाव नहीं होता था। तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। इसके बाद जो है इसने सिविल सेवाओं और पुलिस सेवाओं के व्यवस्थित परंपरा प्रारंभ की, इसलिए इसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इसे कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। और जो है इसने जो कार्य किए हैं, अगला एकमात्र गवर्नर जनरल, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि एकमात्र गवर्नर जनरल है जो भारत भूमि पर ही जिसका देहांत हुआ और जिसकी समाधि जो है यानी जिसे दफनाया गया गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के जिला है गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि स्थित है। तो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जो है भारत भूमि पर ही जिसका देहांत हुआ। यद्यपि लॉर्ड मेयो की भी हत्या हुई थी लेकिन अपनी मृत्यु से मरा और यहीं पर दफनाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय के ये 4-5 बिंदु वो महत्वपूर्ण है साथियों। इसके बाद जो है सर जॉन सोर, एक प्रकार से अस्थायी रूप से इसको रखा गया 1793 से 1798 के बीच सर जॉन सोर गवर्नर जनरल था और इसने जो है जो 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहली बात तो ये इसने जो है मैसूर राज्य के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई। और दूसरा इसने महत्वपूर्ण कार्य किया कि ये जो है जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया, यानी जमींदार अब भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए और उनको जो है स्वामित्व मिल गया जमीनों का। 2 तथ्य केवल आप याद रखेंगे इसके समय के कि पहली बात तो इसने मैसूर राज्य के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई और दूसरा ये कि इसने जो है जमींदारों को यानी जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया कॉर्नवालिस ने, तो जॉन सोर ने आगे बढ़ करके वो जमींदारों को जो है एक भू स्वामित्व यानी भूमि का वास्तविक स्वामी बना दिया। अब इसके बाद जो है अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को समझते हैं 1798 से 1805 के मध्य। इसका जो विशेष जो उपलब्धियां हैं उनको समझते हैं। पहली बात तो इसने 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि प्रारंभ करने वाला ये है 1798 में ही इसने प्रारंभ कर दिया। सहायक संधि यानी ये जो ट्रीटी थी, सहायक संधि का उद्देश्य निहित था। असल में उस समय जो है
जो फ्रांसीसी सत्ता थी वो ताकतवर हो रही थी और भारतीय जो राजा महाराजे थे उनका झुकाव भी वो फ्रांसीसियों की ओर बढ़ रहा था। वो चाहे हैदर अली या टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ संपर्क हो, तो ऐसे में इसने एक नीति जो है प्रारंभ की थी सहायक संधि की, और इसका उद्देश्य ही यही था कि फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना, और जो है साथ में इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो सैन्य व्यय है उसको कम करना। वो सहायक संधि के तहत वो जिस राज्य के साथ ये संधि करता था उससे जो है उसको सुरक्षा की गारंटी देता था, और साथ ही वो ये कहता था कि भाई एक सेना की टुकड़ी वो उनके राज्य में रहेगी और एक जो है रेजिडेंट भी उनके यहाँ रहेगा। तो इस तरीके से जो पहला राज्य था जिसके साथ सहायक संधि की वो हैदराबाद पहला राज्य था जिसके साथ जो है सहायक संधि की। और इसके बाद ये जो है 1798 में हैदराबाद, फिर मैसूर और फिर तंजौर। मैसूर, ये क्रम पूछ दिया जाता है साथियों, महत्वपूर्ण है, मैसूर और तंजौर। और इसको याद करने के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक है कि सहायक संधि के तहत जो लॉर्ड वेलेजली ने 3 राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन किया एक प्रकार से, तो उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर साथियों इसको याद करने का बढ़िया तरीका HMT, यानी HMT घड़ियां मशहूर रही हैं। तो यक्ष से हैदराबाद, मैसूर यम से और T से तंजौर, तो HMT से आप इन राज्यों को याद कर सकते हैं। तो इसकी प्रसिद्ध सहायक संधि के बारे में आपने समझा। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवा में भर्ती होने वाले युवकों के प्रशिक्षण के लिए इसने एक प्रसिद्ध कॉलेज स्थापित किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, वो जो युवक सिविल सेवा में भर्ती हो रहे थे उनको जो है प्रशिक्षित करने के लिए इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो 2 महत्वपूर्ण बातें आप लॉर्ड वेलेजली के समय, यानी वो सहायक संधि जो 1798 में स्थापित की और जिसके तहत उसने 3 राज्य जो पहले थे उनको आप HMT से याद रखिए, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। साथ में उसका ये कि जो भी युवक सिविल सेवा में भर्ती हो रहे थे उन्हें जो है वो प्रशिक्षित करने के लिए भारत भूमि पर ही उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद जो है लॉर्ड मिंटो, इनके बारे में समझते हैं। लॉर्ड मिंटो लॉर्ड वेलेजली के बाद आया और इसका कार्यकाल 1807 से लेकर के 1813 के बीच में है, और 2 साल अस्थायी रूप से कुछ गवर्नर जनरल का दायित्व जो है निर्वहन किए। इसमें जो है पहली बात तो ये, इसने महाराजा रणजीत सिंह जो सबसे बाद में, यानी सिख जो है सत्ता जो थी वो सबसे ताकतवर सत्ता थी, तो रणजीत सिंह के साथ इसने जो है अमृतसर संधि की थी। और अमृतसर संधि के जो है जो हस्ताक्षर अंग्रेजों की ओर से किए थे वो चार्ल्स मेटकाफ था। तो यही एक अमृतसर संधि वो लॉर्ड मिंटो के समय का महत्वपूर्ण तथ्य शर संधि। और इस अमृतसर संधि में जो अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था वो मेटकाफ था। चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किए थे। ये तथ्य आप याद रखेंगे। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ये 1813 से 1823 के मध्य इसका कार्यकाल रहा, और इसके समय जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ वो
उसमें जो है उसका अंत जो हुआ था, संगोली की संधि हुई थी, और इस संगोली की संधि के ही द्वारा वो उत्तराखंड का एक बड़ा क्षेत्र जिसमें गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल ये सब शामिल थे, उस संगोली की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया। साथियों, ये आंग्ल नेपाल युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ हेस्टिंग्स के समय। नेपाल युद्ध और प्रसिद्ध संगोली की संधि जिसके तहत जो ये बड़े क्षेत्र थे, गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, शिमला, रानीखेत, ये क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का उन्मूलन किया था। पिंडारियों का इतिहास है। असल में ये क्या था कि जब मराठा साम्राज्य में ये सैनिक थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक थे, लेकिन जब मराठा साम्राज्य का अंत हो गया तो पिंडारियों ने जो है लूटपाट प्रारंभ कर दिया था। तो लूटपाट एक संगठित तरीके से करते थे। उसमें जो है ये इन पिंडारियों के उन्मूलन का जो प्रयास किया वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया, और मेलकम एक जो है अंग्रेज हैं जिन्होंने कहा है मराठा शिकारियों के साथ शिकारी। ये पिंडारियों पर एक फिल्म बनी हुई है और उसमें ये दिखाया गया है कि ब्रिटिश काल में ये पिंडारी जब जो है मराठा साम्राज्य का अंत हुआ और उसकी ताकत कम हो गई, तो इनके आजीविका के संकट के लिए इन्होंने जो है कैसे लूटपाट करना प्रारंभ किया, और बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का उन्मूलन कर दिया। पिंडारियों का अंत करने का श्रेय भी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। तो ये 2-3 तथ्य है महत्वपूर्ण। इसमें पहला तो यही कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, और दूसरा ये कि पिंडारियों का उन्मूलन इसने किया था। अब एक लॉर्ड एमहर्स्ट के समय समझते हैं, ये 1823 से 1828 के बीच रहे, और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे उस समय, और अकबर द्वितीय से बराबरी का दर्जा हासिल किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी का दर्जा हासिल किया है एमहर्स्ट ने, और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अब मुगल बादशाह के बराबर वो अंग्रेज गवर्नर जनरल वो आ गया। और ये जो है इसके समय प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ। एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध इसी के काल में हुआ। तो ये 2 तथ्य आप याद रखिए कि लॉर्ड एमहर्स्ट के ने अकबर द्वितीय से जो बराबरी का दर्जा हासिल किया, और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध भी इसके समय हुआ। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल को देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पहली बात तो 1833 का जो है अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम 1833, उसके द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंसी थी उनमें मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की जो विधायी शक्तियां थी वो छीन करके वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दे दी गई, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आई। और साथ में ये भी किया गया कि जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
यानी यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक वो वस्तुतः संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल है, जबकि भारत का पहला गवर्नर जनरल वो जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स है पहला। लेकिन जब बात आ जाए कि संपूर्ण भारत का, क्योंकि केंद्रीकरण हुआ था और जो है अब संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बना दिया गया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक उदारवादी नेता था और इसको व्हिग कहा जाता था। वहां पर दो दल थे उस समय, उदारवादी दल और जो है रूढ़िवादी दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो है लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी में ये जो है व्हिग था। वहां पर चूंकि उदारवादी दल के जो नेता होते थे उनको व्हिग कहा जाता था ब्रिटेन में, और जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता होते थे उन्हें टोरी कहा जाता था। तो इसने कई महत्वपूर्ण फैसले भारत में लिए हैं, वो एक एक करके समझते हैं। पहली बात तो ये संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल है, आप समझ गए। और एक इसने जो सामाजिक सुधार किए हैं उनमें पहला महत्वपूर्ण है कि राजा राम मोहन राय ने एक व्यापक जन आंदोलन चलाया था सती प्रथा के विरुद्ध, और उस सती प्रथा के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया और राजा राम मोहन राय ने एक बड़ा ज्ञापन, जिसमें हजारों लोगों द्वारा हस्ताक्षरित वो ज्ञापन उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को राजा राम मोहन राय ने प्रस्तुत किया, और उसी के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 17वां कानून पारित करके 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध पूरी तरीके से लग गया। ये जो है सती प्रथा, आप जानते हैं कि यदि प्राचीन भारत में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, और ये जो पहला उल्लेख वो मिलता है इतिहास में, वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है। और कहा जाता है कि एक जो है गोपराज नामक सैनिक जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उसकी जो पत्नी थी उसने जो है सती होने का निर्णय लिया, और वो जो है अपने पति की चिता के साथ जल गई। लेकिन वो उस समय वो स्वैच्छिक था। कालांतर में ये जो है आधुनिक भारत तक आते आते नहीं, ब्रिटिश काल में ये बाध्यकारी प्रथा हो गई, और परिजन जो है वो स्त्री के सहमति या सहमत के विपरीत, मतलब सहमति हो ना हो, जबरदस्ती वो सती के लिए बाध्य कर देते थे, और उसे जो है पति की चिता के साथ ही वो जला दिया जाता था। बाद में ये प्रथा जो है इतनी क्रूर हो गई थी कि ये बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक जगह उल्लेख किया है कि कूच बिहार के राजा थे, उनकी 101वीं पत्नी, मतलब वो जो है उसकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी, और जो राजा थे वो 100 से अधिक आयु के थे, 100 वर्ष से अधिक आयु के। और ये जो है कहा जाता था कि शायद ही वधू दोबारा अपने जो है वर का मुंह देखे, लेकिन फिर भी ये समाज ये चाहता था कि जो है जो एक दिन भी अपने पति के साथ नहीं रही, लेकिन पति की अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो वो जो है सती हो जाए। तो ऐसी क्रूर परंपरा उन्होंने भी देखी थी। राजा राम मोहन राय उस दृष्टा थे। जब उनके बड़े भाई का निधन हो गया था तो उनकी माँ ने उनके आंखों के सामने उनकी भाभी को जो है चिता में जलाने का कार्य किया था, जिससे उन्हें लगा था कि ये एक अमानवीय परंपरा है जिसका अंत होना ही चाहिए। इस पर जो है आप मान लीजिए कि राजा राम मोहन राय की माँ ने राजा राम मोहन राय को जहर देने का प्रयास किया था। उनको लग रहा था कि ये कुलांगार है, ये जो है हमारी उत्कृष्ट परंपराओं को नष्ट कर रहा है, लेकिन वो दैव योग से वो बच गए। यहाँ पर साथियों एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। एक ठगी प्रथा का प्रचलन था। तो
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ठगी प्रथा का अंत कर्नल, एक अंग्रेज कर्नल थे श्रीमैन ने ठगी प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही श्रीमैन ने ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। आगे चलते हैं साथियों और कुछ तथ्यों को लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही भारत में जो है एक भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक जो है समिति का गठन हुआ था, लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ था। और वो लोक शिक्षा समिति कालांतर में दो गुटों में बंट गई थी। इस लोक शिक्षा समिति में जो दो गुट हो गए थे वो पाश्चात्य गुट और प्राच्य गुट। तो पाश्चात्य गुट जो है वो उसका नेतृत्व एल्फिंस्टन और मैकाले कर रहे थे, जबकि प्राच्य गुट जो था उसमें जेम्स प्रिंसप, विलियम जोन्स जैसे लोग थे। जो प्राच्य गुट का मानना था कि भारत को भारतीय धर्म दर्शन, भारतीयों को भारतीय धर्म दर्शन की शिक्षा वो भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि में दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो जो है लॉर्ड मैकाले जो था वो भारतीय साहित्य के प्रति बड़ी संकीर्ण सोच रखता था साथियों। उसका कहना था कि यूरोप के किसी एक पुस्तकालय के किसी एक कमरे के किसी एक कोने में रखी एक अलमारी का साहित्य, एक अलमारी के एक खाने का साहित्य संपूर्ण भारतीय साहित्य से बढ़कर है। यानी उसकी एक बड़ी संकीर्ण सोच थी। तो वो कहता था कि भारतीयों को वस्तुतः पाश्चात्य धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाए और उसके पीछे भी उसके उद्देश्य निहित थे। वो उद्देश्य क्या थे कि पहली बात तो वो जो है चाहता था कि जो अंग्रेजी बाबू हैं, यानी जो है वहाँ से ब्रिटेन से बाबुओं को लाना बड़ा महंगा पड़ता था, राजकोष पर बड़ा भार था उनका वेतन, पेंशन, भत्ते। अतः वो चाहता था कि भारतीयों को जब अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी तो यहाँ पर बाबुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। दूसरा उसका उद्देश्य ये था कि एक ऐसा वर्ग भारत में विकसित हो जो बाह्य रंग रूप में तो भारतीय दिखे, लेकिन उसकी अंतः प्रज्ञा, रहन सहन, खान पान सब वो अंग्रेज परस्त हो जाए। और ऐसा वर्ग वो भविष्य में अपने ही देशवासियों से घृणा करे। वो ये चाहता था कि भारतीयों के बीच ही ऐसा समूह उठा दिया जाए जो भारतीयों का दमन करने में उसका सहयोग करे। वो इस बात में सफल भी रहा साथियों। अंग्रेजी शिक्षा आज भी अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत आज भी जो है भारत में देखी जाती है कि लोग जो है अपनी भाषा में न बोल करके अंग्रेजी भाषा में बोलकर गर्व का अनुभव करते हैं। तो साथियों यह इस उद्देश्य में जब पाश्चात्य और प्राच्य गुट का विवाद चला तो अंततः पाश्चात्य गुट वो सफल रहा और लॉर्ड मैकाले कृत अंग्रेजी शिक्षा की नीति, मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा की नीति वो लागू हो गई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही। शिक्षा नीति, ये मैकाले कृत जो शिक्षा नीति चली साथियों आज भी वो जो है हम पर प्रभाव डाल रही है। यद्यपि जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें ये प्राविधान कर दिया गया है कि अब जो प्राथमिक शिक्षा है वो जो है मातृभाषा में दिया जाए, क्योंकि मातृभाषा में जो भी ज्ञान दिया जाता है वो अधिक सुग्राह्य होता है, आसानी से बच्चा वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण इसने निर्वहन किया और इसके प्रयासों से ही ये कह लीजिए कि चार्ल्स मेटकाफ जब आगे बना तो वो जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। इसके बाद साथियों लॉर्ड ऑकलैंड को देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड
ये 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक रहा। और इसके समय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में कि आंग्ल अफगान युद्ध, इसके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, आंग्ल अफगान युद्ध इसके काल में हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ऑकलैंड के समय है कि ऑकलैंड ने ही शेरशाह सूरी जो मार्ग था, आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने वो जो है बांग्लादेश का जो सोपार गांव है से लेकर के उसने जो है पेशावर जो अब पाकिस्तान में है वहां तक एक शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था। वो एक बड़ा व्यवस्थापक था और उसने अपने साम्राज्य में सड़कों का एक व्यापक संजाल बिछा दिया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के समय की कानून व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि इतिहासकारों ने लिखा है कि एक जर्जर बुढ़िया भी अपने जो है समस्त आभूषणों के साथ दिन अथवा रात्रि के किसी भी अवधि में वो विचरण कर सकती थी। किसी चोर उचक्के में इतना साहस नहीं था कि वो उस बुढ़िया से उसके जो संपत्ति है वो छीन सके। यानी योगी जी का जैसे आज शासन है वैसे ही कुछ आप शेरशाह सूरी के समय देख सकते हैं। यानी कानून व्यवस्था के लिए जो है अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी का काल उत्तम था। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके इसने जो है ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था, यानी जीटी रोड कर दिया था। शेरशाह सूरी मार्ग को बदलकर जीटी रोड कर दिया। और यहां पर साथियों अब तो ये जो है NH1 यानी जो दिल्ली से अमृतसर तक है, बाघा बॉर्डर तक, वो NH1 है। और साथ में NH2 जो है वो इस समय वो दिल्ली से कलकत्ता तक वो NH2 में ये जीटी रोड अब बढ़ चुकी है, यानी 2 NH बन चुके हैं इसमें। ये भी तथ्य आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे। अब लॉर्ड एलन बरो को समझते हैं। लॉर्ड एलन बरो के समय जो है दास प्रथा का अंत हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लॉर्ड एलन बरो वो 1842 में आया था भारत और 2 वर्ष रहा। इसने जो है 5वां अधिनियम पारित करके दास प्रथा का अंत ही कर दिया। आपको मैंने अभी इससे पहले बताया कार्नवालिस ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन कानूनी तौर पे जो इसका अंत किया है वो लॉर्ड एलन बरो है जिसने इसका अंत किया है। फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय जो है जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनको हम समझते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है आंग्ल सिख युद्ध हुआ है और उसके बाद लाहौर संधि हुई है, वो समझते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ये 1844 से 1848 4 साल रहा। इसमें आंग्ल सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि इसी के काल में हुई। आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि हुई। इसने जो है नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहले जो है नरबली दी जाने की परंपरा थी भारत में, तो नरबली पर प्रतिबंध लगाने का कार्य वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी को देखते हैं और जो है लॉर्ड डलहौजी वो जो है
इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। 1848 से 1856 के बीच ये भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहा। 1848 से 1856 के बीच। और डलहौजी के जो महत्वपूर्ण जो कार्य है उनको समझते हैं। पहली बात तो ये, इसने जो है भारत में गोद निषेध प्रथा और हड़प नीति को लागू किया। इसने जो है उन राज्यों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जिनकी अपनी संतानें नहीं है, जिन शासकों की वो अब गोद नहीं ले सकते थे। यानी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे हड़प नीति कहा गया था। और ये जो है एक बड़े राजनीतिक कारण के रूप में 1857 की क्रांति का बड़ा कारण बना था। तो उसमें जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा, जिसके तहत उसने सबसे पहले सतारा को फिर जो है जैतपुर एक देशी रियासत है मराठों के साथ, पहले मराठों के कब्जे में जैतपुर था। और ये जैतपुर जो है मस्तानी बेगम के निवास क्षेत्र के रूप में था। जैतपुर का महल जिसे बाजीराव ने दिया था। और सतारा, जैतपुर, फिर संभलपुर और बघाट। संभलपुर और बघाट, ये 4 राज्य आप सजय सब करके याद भी कर सकते हैं कूट में कि सतारा पहला था, फिर जैतपुर था, फिर संभलपुर था और फिर जो है बघाट, फिर बरार। आगे कई राज्यों को उसने जो है अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उसमें उसने झांसी को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इसके अतिरिक्त लॉर्ड डलहौजी ने जो कुशासन का आरोप लगा करके अवध और हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अवध तथा हैदराबाद को जो है कुशासन के आधार पे, कुशासन, जबकि कुशासन उसी ने प्रारंभ किया था। और उसने कहा कि चूंकि यहाँ पर कानूनों का जो है प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा वो अवध और हैदराबाद को उसने कुशासन के आधार पर शामिल कर लिया। पहले उसने हड़प नीति के तहत कई राज्य मिला लिए। ये राजनीतिक असंतोष का कारण बना। एक महत्वपूर्ण कार्य इसने जो है भारतीय संसाधनों के दोहन के लिए, इसने जो है 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी वो जो है प्रारंभ की थी। बंबई से ठाणे के बीच, ये 35 किलोमीटर की दूरी में, बंबई से ठाणे के बीच इसने प्रारंभ किया था। और ये 35 किलोमीटर की दूरी में पहली ट्रेन प्रारंभ हुई थी, यानी रेल लाइन थी पहली ये, जहां पर पहला रेल इंजन वो फेरी क्वीन। और साथियों मैं बता दूं ये कि फेरी क्वीन ये न केवल देश का बल्कि विश्व का सबसे पुराना जो है रेल इंजन है। और ये जो है राजस्थान के जो हेरिटेज हैं उन क्षेत्रों को जो है दिखाने के लिए पहले सान व्हील्स नामक एक रेलगाड़ी है उसको खींचता है आज भी। यानी दुनिया का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन, जो उस समय डलहौजी के समय 1853 में चला था, वो जो है आज भी कार्य कर रहा है। इसके बाद जो है दूसरी लाइन इसी के समय कलकत्ता से रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है उसके बीच स्थापित की गई। एक और कार्य हुआ था इसके काल में कि प्रथम भारत की टेलीग्राफ लाइन जो है वो स्थापित की गई थी भारत में। आगरा से कलकत्ता के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन को बिछाने का कार्य भी वो जो है किया था लॉर्ड डलहौजी ने। साथ ही एक तथ्य साथियों और याद रख के
1856 में इसने लोक निर्माण विभाग यानी PWD की स्थापना की। इसने पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की। अब 1856 तक के गवर्नर जनरल हो गए हैं। अब इसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति का जो है नायक कह लीजिए उसे, वो गवर्नर जनरल भी रहेगा और वायसराय भी रहेगा। तो आगे के अंक में वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों पद एक व्यक्ति में होंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। क्रमिक जो है ये इतिहास जारी रहेगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।